नमस्कार, मैं सरोज कुमार। दशभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में, एक ऐसे खतरे के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिससे हम सभी जूझ रहे हैं, उसे भुगत रहे हैं, लोगों की जान तक जा रही है, फिर भी उसके समाधान की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। वो खतरा मीठा है, स्वीट पॉइजन, आकर्षक है, खूबसूरत है, और यही वजह है कि न चाहते हुए भी हमारे कदम उसकी तरफ बरबस बढ़े चले जा रहे हैं। बिल्कुल उस पतंगे की तरह जो दिए की रोशनी की तरफ आकर्षित होता है, मगर वहां जाने के बाद वापस नहीं लौट पाता। जी हाँ, हम बात हमारे शहरों में मानव सभ्यता के खिलाफ खड़े हो रहे उस खतरे की कर रहे हैं जिसका नाम अर्बन हीट आइलैंड है, शहरी ऊष्मा द्वीप। कम लोगों को पता होगा कि हमारे शहर, हमारे सपनों के शहर आज खतरों के द्वीप बन चले हैं, और अफसोस कि उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। मगर आज ये खतरा जिस स्तर तक पहुंच चुका है, जिस तरह की तबाही मचा रहा है, अगर उसे रोकने और उससे बचने के ठोस उपाय नहीं किए गए तो हमारा आने वाला कल कितना भयावह होगा, आज कल्पना तक कर पाना कठिन है। तो ये अर्बन हीट आइलैंड क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, और क्यों मानव सभ्यता के लिए ये खतरा बना हुआ है, और इस खतरे को रोकने और इससे बचने के क्या उपाय हैं, इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी प्रश्नों पर आज हम बारी बारी से सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, और यदि कोई बिंदु, कोई हिस्सा न समझ में आए, छूट जाए, तो उसे दोबारा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि अर्बन हीट आइलैंड क्या है, कैसे बनता है और क्यों बनता है। तो अर्बन हीट आइलैंड के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश मौसम विज्ञानी ल्यूक हावर्ड ने 1810 में बताया था। हावर्ड ने अपनी पुस्तक क्लाइमेट ऑफ लंदन में इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया हुआ है, मगर अर्बन हीट आइलैंड नाम दिया था जर्मन मौसम विज्ञानी अल्बर्ट पेपलर ने 1929 में। तो ये अर्बन हीट आइलैंड क्या है और कैसे बनता है। तो दरअसल किसी भी शहर का वो हिस्सा जहाँ का तापमान शहर के बाहरी ग्रामीण इलाके के तापमान से बहुत अधिक हो जाता है, तो उसे अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। तापमान में ये अंतर 3 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ग्रामीण इलाके के तापमान में और शहर के भीतरी हिस्से के तापमान में इतना अंतर क्यों होता है, और शहर का तापमान इतना अधिक क्यों बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण इलाके काफ़ी खुले खुले होते हैं, वहाँ खाली ज़मीन बहुतायत में होती है, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती हैं, और गर्मी उत्सर्जित करने वाले माध्यम बहुत कम होते हैं। तो सूरज से जो गर्मी आती है, पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के जरिए उसे नियंत्रित कर लेते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को प्रकृति का एसी कहा जाता है, प्राकृतिक एसी। और शहरी इलाकों में इस प्राकृतिक एसी का अभाव होता है। दूसरी तरफ शहरों में गर्मी उत्सर्जित करने वाले साधन भी बहुत होते हैं। तो शहर के भीतर का तापमान बढ़ने के पीछे जो पहला प्रमुख कारण है, वो है शहर के भीतर चलने वाली मोटर गाड़ियाँ और कल कारखाने। जाहिर तौर पर मोटर गाड़ियों में और कल कारखानों में बड़ी मात्रा में ईंधन खर्च होता है, और ईंधन जलने से जो गर्मी उत्सर्जित होती है वो शहरी वातावरण में घुलती रहती है, और इसकी वजह से शहर का तापमान बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ने का दूसरा कारण है शहर की गर्मी से बचने के लिए घरों और ऑफिसों में चलने वाले एसी। तो एसी आपके घरों को, आपके ऑफिसेज को तो ठंडा कर देता है, मगर वहाँ पर जो गर्मी मौजूद रहती है उसे निकालकर बाहरी वातावरण में उड़ेल देता है, और इसकी वजह से भी शहर का तापमान बढ़ता जाता है। शहर का तापमान बढ़ने के पीछे तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है शहर की संरचनाएं। शहर की इमारतें, सड़कें, फुटपाथ, पार्किंग लॉट जिन सामग्रियों से निर्मित होती हैं, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, फाइबर ग्लास, डामर,
इन सभी सामग्रियों का स्वभाव अधिक से अधिक गर्मी अवशोषित करने का होता है। तो दिन के समय ये शहरी संरचनाएं बड़ी मात्रा में सूरज की गर्मी अवशोषित कर लेती हैं और इसकी वजह से शहर का तापमान बढ़ता जाता है। और ख़ास बात ये कि ये संरचनाएं दिन के समय में जो सूरज की गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं, सूर्यास्त के बाद उस गर्मी को धीरे धीरे वातावरण में छोड़ती रहती हैं। और यही वजह है कि शहर की रातें भी बहुत गर्म होती हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों की रातें काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। तो शहर के भीतर का तापमान बढ़ाने के पीछे जो चौथा प्रमुख कारण है वो है शहर का आर्किटेक्ट। भारत में ज़्यादातर शहर अनियोजित तरीके से निर्मित है। ऊंची ऊंची इमारतें, घनी बस्तियां, पतली पतली सड़कें, पतली पतली गलियां, और इसकी वजह से हवा का प्रवाह शहरों में बाधित हो जाता है। तो यदि हवा का प्रवाह सुगम रहे तो विभिन्न माध्यमों से शहरों के भीतर जो गर्मी उत्पन्न होती है हवा के साथ बहकर बाहर निकल जाए। चूंकि हवा का प्रवाह बाधित हो जाता है, इसकी वजह से जो गर्मी शहर के भीतर उत्सर्जित होती है विभिन्न माध्यमों से, वो वहीं के वातावरण में फंस करके रह जाती है और ये गर्मी गुबार में तब्दील हो जाती है। और यही गर्मी का गुबार हीट आइलैंड का फॉर्मेशन करता है। तो अब सवाल उठता है कि ये अर्बन हीट आइलैंड मानव सभ्यता के लिए खतरा कैसे है और क्या क्या खतरे इससे पैदा हो रहे हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड से जितने भी खतरे हैं उन्हें समझने के लिए हम इसे दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष खतरा और दूसरा परोक्ष खतरा। प्रत्यक्ष खतरे में पहला खतरा है गर्मी और लू के कारण होने वाली बीमारियां और मौतें। तो जैसा कि आप जानते हैं और आपने महसूस भी किया है कि इस साल हमारे देश में भयानक गर्मी पड़ी है, इतिहास की सबसे भयानक गर्मी। ऐसी गर्मी आज तक नहीं पड़ी और अभी भी पड़ रही है। देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और देश की राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में तो ये 52 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। 52 डिग्री सेल्सियस यानी 125.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं? यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 104-5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है तो वो बिस्तर पकड़ लेता है, करवट नहीं ले पाता, और यदि ये तापमान कुछ घंटों तक बना रह जाए तो व्यक्ति के मौत तक होने की आशंका बन जाती है। अब आप जरा सोचिए कि जिन लोगों ने 125.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सामना किया उनकी क्या हालत हुई होगी। और इसका परिणाम सामने है। दिल्ली में इस साल गर्मी और लू की वजह से लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से जो जानकारी सार्वजनिक की गई है उसके अनुसार पूरे देश में 143 मौतें लू के कारण हुई हैं और लगभग 41,000 लोग लू की चपेट में आए थे। मगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि लू लगने की स्थिति में मृत्यु का औसत 25 से 30% तक का होता है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन पर शोध करने वाली संस्था क्लाइमेट सेंट्रल ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि भारत में इस साल 62 करोड़ लोगों ने लू और गर्मी का सामना किया और ये संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। यानी कह सकते हैं कि लू और गर्मी का सामना करने वाली आबादी के मामले में अपना देश इस साल पहले पायदान पर पहुंच गया। 57 करोड़ आबादी के साथ इस मामले में चीन दूसरे पायदान पर रहा है। तो इसका एक दूसरा भी पहलू है और वो ये है कि हमारे देश में 62 करोड़ आबादी ऐसी है जिसके पास लू और गर्मी से बचने के उपाय नहीं है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो अब आइए खतरा नंबर 2, बारिश और बाढ़ से होने वाली तबाही और मौत। अब आप कहेंगे कि अर्बन हीट आइलैंड का संबंध बारिश और बाढ़ से कैसे हो सकता है? तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने अध्ययन में कहा है। नासा के अनुसार शहरों में होने वाली अनियमित बारिश के पीछे कहीं न कहीं
अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव जिम्मेदार है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इधर कई सालों से शहरी इलाकों में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू होती है और कुछ ही समय के भीतर उस इलाके को तबाह कर देती है। इस तरह की बारिश को बादल फटने की घटना कहते हैं। यानी 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यदि 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश हो गई तो समझ लीजिए कि वो बादल फटने की घटना है। बादल फटने की घटनाएं पहले ज़्यादातर पर्वतीय इलाकों में घटती थी। पानी से लदे हुए बादल ऊंची चोटियों से टकरा जाते थे और उसकी वजह से सारा पानी एक साथ एक ही जगह पर भरभरा कर गिर पड़ता था। मगर अब मैदानी इलाकों में भी और ख़ास तौर से शहरी इलाकों में इस तरह की घटनाएं घटने लगी हैं और उसकी वजह अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ही है। तो अर्बन हीट आइलैंड से बादल कैसे फटता है ये भी जान लीजिए। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि शहर में विभिन्न माध्यमों से उत्सर्जित गर्मी एक गुबार का रूप धारण कर लेती है और वो गर्मी का गुबार ऊपर की तरफ उठता रहता है, जैसा कि गर्म हवा का स्वभाव होता है। तो जब पानी से लदे हुए बादल अर्बन हीट आइलैंड के ऊपर से गुजरते हैं और उस गर्मी के गुबार से टकराते हैं तो एक साथ भरभरा कर पूरा पानी वहीं पर गिर पड़ता है और वो पानी उस इलाके को तबाह कर देता है। और इस तरह की तबाही के तमाम उदाहरण आज चारों तरफ पसरे पड़े हुए हैं। अभी पिछले 31 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बादल फटने की घटना घटी है और पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। इस भयानक बारिश की वजह से 2 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। और दिल्ली क्यों, केरल में वायनाड को देखिए, किस तरह की भयानक घटना घटी है। वहां 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और कई सारे लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मंडी, इन सभी जगहों पर बादल फटने की घटना घटी है और भारी तबाही हुई है। इसके पहले अनंतनाग में इस तरह की घटना घटी थी, बेंगलुरु में बादल फटने की घटना घटी थी, हैदराबाद में बादल फटने की घटना घटी थी। और इसके अलावा जिन जिन शहरों में हीट आइलैंड फॉर्मेशन की स्थिति बनी हुई है उन सभी शहरों में आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। और अगर अतीत को देखें तो अतीत में भी इस तरह के कई सारे भयानक उदाहरण पड़े हुए हैं। जुलाई 2005 में मुंबई में इसी तरह की घटना घटी थी। कुछ ही घंटों के भीतर लगभग 950 मिलीमीटर बारिश हुई थी और पूरी मुंबई डूब गई थी। कितनी तबाही हुई थी अंदाजा लगा पाना कठिन है। उस बारिश को याद करके मुंबई के लोग आज भी सिहर उठते हैं। उसके बाद दिल्ली में 2009, 2010, 2021 में इस तरह की घटना घटी, चेन्नई में 2015 में इस तरह की घटना घटी, हैदराबाद में 2020 में घटी। तो इस तरह अर्बन हीट आइलैंड बारिश और बाढ़ के जरिए मानव सभ्यता के लिए खतरा बना हुआ है। तो अब आइए परोक्ष खतरे पर। तो पहला परोक्ष खतरा है जल प्रदूषण और दूसरा खतरा है वायु प्रदूषण। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्बन हीट आइलैंड फॉर्मेशन के कारण शहर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है और उस तापमान में जब बारिश होती है तो बारिश का वो पानी भी बहुत गर्म हो जाता है और वो गर्म पानी जब बहकर नालों, नदियों, तालाबों और झीलों में पहुंचता है तो वहाँ के वातावरण को भी बहुत गर्म कर देता है और उसका नकारात्मक असर वहाँ के जलीय इकोसिस्टम पर पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि बारिश के मौसम में नदियों, तालाबों में मरी हुई मछलियाँ तैरती रहती हैं। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसी वजह से, क्योंकि जलीय जीव जंतु इतने गर्म पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से पूरा पानी प्रदूषित हो जाता है और वो प्रदूषित पानी किसी न किसी रूप में मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो दूसरा परोक्ष खतरा है वायु प्रदूषण। तो जैसा कि आपको पता है कि शहर की भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों को और ऑफिसों को ठंडा करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वे पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं और इन सब उपकरणों को चलाने में बिजली की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बिजली की इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक बिजली का उत्पादन भी करना पड़ता है। उसके लिए एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है, विद्युत संयंत्र लगाने पड़ते हैं,
इसके लिए नदियों को बांधा जाता है, बांध बनाए जाते हैं। नदियों को बांधने से नदी का पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है और इसकी वजह से नदी क्षेत्र का पूरा वातावरण बुरी तरह से प्रभावित होता है। इसका नकारात्मक असर वनस्पतियों पर पड़ता है, खेती पर पड़ता है और इस तरह से एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी इसके साथ जुड़ जाता है। तो बिजली उत्पादन के लिए पनबिजली परियोजनाओं के अलावा गैस और कोयले के भी संयंत्र लगाए जाते हैं और उन संयंत्रों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। इसकी वजह से वायु प्रदूषित होती है, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बड़े पैमाने पर मानव जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड मानव सभ्यता के लिए आज बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो अब आइए तीसरे प्रश्न पर कि इस अर्बन हीट आइलैंड के खतरे को कैसे रोका जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो इस खतरे को रोकना और दूसरा इस खतरे से अपने आप को बचाना। तो अर्बन हीट आइलैंड के खतरे को रोकने का एकमात्र उपाय है शहरीकरण पर पूरी तरह से विराम लगाना। हमारी ये बात आपको अटपटी लग सकती है, मगर मानव सभ्यता के सामने जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि शहरीकरण आज मानव सभ्यता के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। एक तरफ ये अर्बन हीट आइलैंड के जरिए हमारे लिए खतरे पैदा कर रहा है, तो दूसरी तरफ शहरों को बनाने और बसाने और उसे संचालित करने में जिन जिन साधनों की और जितने साधनों की ज़रूरत होती है, उन साधनों को जुटाने में हमारा पूरा प्राकृतिक संसाधन तबाह हो रहा है, तबाह हो चुका है। हमारी नदियाँ, हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारे गांव सब उजड़ रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ शहरीकरण के लिए। और ये स्थिति तब है जब आज 30 से 35% आबादी ही शहरीकृत हुई है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक देश की आधी आबादी शहरीकृत हो जाएगी। अब आप जरा सोचिए, जब 30 से 35% शहरीकृत आबादी को संभालने में ही हमारे संसाधनों की, हमारे व्यवस्था की सांसें फूल रही हैं, हमारा सिस्टम लगभग बोल चुका है। ऐसे में जब देश की आधी आबादी शहरीकृत हो जाएगी, तब क्या स्थिति होगी? हम कहाँ पे खड़े होंगे और किस रूप में होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं। और ये शहरीकरण क्यों, किसके लिए, इसकी क्या ज़रूरत है? आखिर लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन क्यों कर रहे हैं? बेहतर जीवन जीने के लिए ना। तो जिस बेहतर जीवन की उम्मीद में लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वो बेहतर जीवन उन्हें गांव में ही मुहैया करा दिया जाए, गांव में ही रोजगार के साधन मुहैया करा दिए जाएं। जो कल कारखाने शहरों में, शहरों के आसपास लगाए जा रहे हैं, वे कल कारखाने गाँव के आसपास लगा दिए जाएं। जो बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े संस्थान शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं, उन्हें गाँव में ही क्यों नहीं स्थापित किया जाता? गाँव की बिजली पानी की व्यवस्था ठीक क्यों नहीं कर दी जाती? तो इन सभी सुविधाओं को गाँव में उपलब्ध कराना शहरों की बनिस्बत आसान भी होगा और कम खर्चीला भी होगा। तो यदि ये सारी सुविधाएं और साधन गाँव में ही उपलब्ध करा दिए जाएं, तो निश्चित रूप से लोग गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ नहीं भागेंगे और इससे शहरीकरण पर अपने आप लगाम लग जाएगा। मगर ये काम इतना आसान नहीं है। इसे सरकार को अपनी नीति में शामिल करना पड़ेगा और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। मगर आज तो अपनी सरकारों की दिशा ही उल्टी चल रही है। अभी हाल ही में संसद में जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है, उसमें शहरी इलाकों में 1 करोड़ नए मकान बनाने की घोषणा की गई है। अब आप सोचिए, ये सोच किस दिशा में जा रही है? क्या ऐसी नीतियों से अर्बन हीट आइलैंड जैसे खतरे को रोका जा सकता है? हरगिज़ नहीं। तो यदि हमें अर्बन हीट आइलैंड के खतरे को रोकना है, अपने वर्तमान को बचाना है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है, तो शहरीकरण पर हर हाल में पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। बहरहाल ये तो हुआ खतरे को रोकने का उपाय, मगर जो खतरा पैदा हो चुका है, यानी जितने शहर मौजूद हैं
और वहाँ पर हीट आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए, उससे कैसे बचा जाए, उस खतरे को कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए पहला और प्रमुख उपाय है कि शहरों में हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। जितनी भी खाली जमीनें हों, उन जमीनों को हरित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया जाए। बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। हालांकि शहरों में खाली जमीनों का अभाव है और यहाँ तक कि नदियों और तालाबों की जमीनों को भी पाट पाट कर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर ली गई हैं। फिर भी जितनी भी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। और जहाँ पर ज़मीनें न हो वहाँ टेरेस गार्डन लगाए जाएं, किचन गार्डन लगाए जाएं। और अब तो वर्टिकल गार्डन की भी व्यवस्था चल पड़ी है। कई शहरों में हमने देखा है कि वहाँ के नागरिक प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक स्थलों पर वर्टिकल गार्डन लगाए जा रहे हैं। तो यदि शहरों में हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और शहर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ अक्सर देखा जाता है कि शहरों में लोग इमारतों की बाहरी दीवारों को काले रंग से रंग देते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि काला रंग गर्मी को अधिक अवशोषित करता है। तो इमारतों की बाहरी दीवारों को सफ़ेद रंग से रंगे, छतों को सफ़ेद रंग से रंगे, ताकि कम से कम गर्मी अवशोषित हो। तो इससे शहर के तापमान को नीचे लाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाए ताकि कम से कम वाहन सड़कों पर निकलें। तो जितने कम वाहन सड़कों पर निकलेंगे उतना ही कम ईंधन की खपत होगी, और जितना कम ईंधन की खपत होगी उतनी ही कम गर्मी शहर के वातावरण में उत्सर्जित होगी। तो इससे भी शहर के तापमान को नीचे लाने में मदद मिल सकती है। और शहर के तापमान को नीचे लाने का जो अंतिम उपाय है और सबसे क्रांतिकारी उपाय है, वो है शहरों में एसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। या शहर के लोग स्वेच्छा से संकल्प लें कि वे एसी नहीं चलाएंगे। तो यदि किसी शहर में एसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी एसी को शहर से बाहर कर दिया जाता है, तो इससे शहर के तापमान को काफ़ी हद तक नीचे लाने में मदद मिल सकती है। तापमान कितना नीचे आएगा इसका आंकड़ा फिलहाल हमारे पास नहीं है, मगर यहाँ हम आपको एक सूत्र बता सकते हैं। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से बिजली की खपत 5% तक बढ़ जाती है। तो अब यदि इस बात को उल्टा कर दिया जाए तो ये होगा कि 5% बिजली की खपत घटाने से 1 डिग्री तापमान नीचे आ जाएगा। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि एक एसी के चलने से बिजली की मांग कितनी बढ़ जाती है और एक शहर में कितने एसी चल रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि एसी बंद करने से शहर का तापमान कितने नीचे आ सकता है। अलग अलग शहरों का अलग अलग आंकड़ा हो सकता है, कितना होगा हम नहीं कह सकते, मगर यहाँ हम ये दावा जरूर कर सकते हैं कि वो तापमान इतना नीचे तो आ ही जाएगा कि उसका मुकाबला पंखे और कूलर के जरिए आराम से किया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कोरोना का समय, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था तो किस तरह का वातावरण हो गया था। पूरा वातावरण प्राकृतिक हो गया था और पूरी गर्मी भर किसी को भी एसी चलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सभी ने पंखे के सहारे पूरी गर्मी बिता दी। हालांकि उस समय एसी से संक्रमण का खतरा भी था, तो इसकी वजह से भी लोगों ने एसी नहीं चलाई, मगर वातावरण ऐसा हो गया था कि किसी को वैसे भी एसी चलाने की जरूरत महसूस हुई ही नहीं। तो इस तरह से हमें प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा, पूरे वातावरण को प्राकृतिक बनाना पड़ेगा। हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। हो सकता है आज हमें थोड़ी तकलीफ हो, मगर हमारा आने वाला कल सुखमय हो जाएगा, हमारा भविष्य सुखमय हो जाएगा, भावी पीढ़ी का भविष्य सुखमय हो जाएगा। वैसे भी कृत्रिम साधन आपका कितना साथ देंगे, कब तक साथ देंगे? जब आपके घर के बाहर आग लगी होगी तो एसी आपको कब तक बचाएगा? कभी न कभी तो उस आग की लपटें आपके घर के भीतर आएंगी और फिर आपके पास उन लपटों से बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। तो वो लपटें आपके घर में पहुँचें, इसके पहले ही घर के बाहर लगी हुई आग को बुझा दीजिए। वक्त की यही मांग है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास आज कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। तो बहरहाल ये विषय
और ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपने विचार से हमें अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की चर्चा लेकर जब भी हम आएँ उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। तो आज की सभा में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।